तो हिंडनबर्ग के झूठ पर धवल और माधुरी बुच का साझा बयान आया है। धवल और माधुरी बुच का बयान ये है। माधुरी IIM अहमदाबाद की पूर्व छात्रा हैं। उनका बैंकिंग और वित्तीय सेवा में 20 साल से ज़्यादा का करियर है। माधुरी का ज़्यादातर कार्यकाल ICICI ग्रुप में। धवल बुच IIT दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। धवल का हिंदुस्तान यूनि में 35 साल का करियर रहा है। यूनिलीवर ग्लोबल सीनियर मैनेजमेंट टीम से जुड़े थे धवल। दोनों ने बचत, वेतन, स्टॉक से पैसे कमाए हैं। माधवी के वेतन को लेकर दुष्प्रचार किया गया है। माधवी की नेटवर्थ, निवेशों के बारे में दुष्प्रचार किया गया है। 2010 और 2019 तक धवल लंदन, सिंगापुर में यूनिलीवर के साथ थे। 2011 और मार्च 2017 तक माधवी ने सिंगापुर में काम किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताए फंड में निवेश 2015 में किया गया है। 2015 में दोनों सिंगापुर में प्राइवेट सिटीजन थे। 2 साल पहले माधवी सेबी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल थीं। इस फंड में निवेश के निर्णय के पीछे वजह मुख्य निवेश अधिकारी अनिल आहूजा थे, जो धवल के दोस्त हैं। अनिल आहूजा सिटी बैंक, JP मॉर्गन के पूर्व कर्मचारी हैं। अनिल के पास दशकों का मजबूत निवेश करियर। 2018 में अनिल ने फंड के CIO पद से इस्तीफा दिया। अनिल के इस्तीफे के बाद फंड में निवेश को भुनाया। कभी भी फंड ने अडानी ग्रुप में निवेश नहीं किया है, ये कहा है अनिल आहूजा ने। पिछले 2 साल में सेबी ने 300 से ज़्यादा सर्कुलर जारी किए हैं। सेबी के सर्कुलर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। सेबी के सभी नियम इसके बोर्ड से स्वीकृत हैं। सेबी के जरिए किसी पक्ष को लाभ पहुंचाने की बात गलत है। तो हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, इसमें जो ज़्यादातर वकील और तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं जिनसे हमने भी बात की है, उसमें ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले खारिज किया है और उन्हीं आरोपों को दोबारा से लगाया जा रहा है जिनका जवाब सेबी ने मांगा। वो आरोप ही फिर से लगाए जा रहे हैं, इसलिए इसको बेबुनियाद बताया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई ग्राउंड पर इस रिपोर्ट को पहले बेबुनियाद बताया है और ये भी कहा है कि जो तीसरा पक्ष है उसकी कोई भी रिपोर्ट जो है उसको आप पूर्ण सत्य नहीं मान सकते हैं। तो किन ग्राउंड्स पे से खारिज किया गया है? आपकी जिनसे बात हुई होगी वो क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा तय की है कि इस तरह से आप आरोप नहीं लगा सकते। सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी जैसी वैधानिक जो संस्था है उस पर इस तरह आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे निवेशकों का जो लाखों निवेशक हैं उनका भरोसा टूटता है और बाजार में अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई संगठन है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो हिंडनबर्ग जैसी संस्था है, उनके सिर्फ आरोपों पर को सत्य नहीं, अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। ना उनके आधार पर आगे की कोई जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, अदालत की निगरानी में किसी जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का भी गठन किया था, अपने रिटायर्ड जज जस्टिस AM सप्रे उसके अध्यक्ष थे और उसमें बहुत सा एक्सपर्ट उसके अंदर थे जिन्होंने पूरी जांच की थी और उसके बाद ये रिपोर्ट दी थी और कहा था कि अडानी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। एक्सपर्ट पैनल ने सुझाव भी दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी थी सारी बात और कहा था कि इस तरीके से जांच नहीं हो सकती और इस तरह से ना ही आरोप लगाए जाने चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस तरह से बार बार आरोप लगाने से पता चलता है कि एक समूह कोई काम कर रहा हो सकता है, इसके पीछे एक ग्रुप हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले में जब फैसला 3 जनवरी को दिया था तो सेबी को कहा था कि शॉर्ट सेलर के खिलाफ अगर कुछ हुई है, शॉर्ट सेलिंग हुई है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद सेबी ने जो है हिंडनबर्ग को भी नोटिस भेजा था और सेबी की ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी थी कि हिंडनबर्ग उसकी बातों का, उनके सवालों का, उनकी जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ये साफ कर दिया था कि इस मामले में आगे किसी जांच की जरूरत नहीं है। जी, धन्यवाद आपका आशीष। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हिमांशु शेखर। हिमांशु, ये रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया है अडानी ग्रुप ने और ये भी कहा है कि पूरी की पूरी कोशिश जो है वो एक आर्थिक अस्थिरता लाने की कोशिश है। हमारे सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि इसके पीछे जो नियत है वो क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट वो क्या है, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की कोशिश है।
तो आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह से ये रिपोर्ट जो है वो बेबुनियाद दिखती है? देखिए, दो तीन बातें जो स्पष्टीकरण जारी किया है माधवी बुच और उनके पति ने, उसमें ये बात बहुत साफ तौर पर कही गई है कि 2015 में जब दोनों सिंगापुर में रहते थे तो उन्होंने एक फंड में निवेश किया था। उस वक्त माधवी, जो अभी सेबी की चेयरपर्सन है, वो एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी सिंगापुर में, और उस वक्त ये निवेश उन्होंने किया था। और उनके एक दोस्त थे जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, उनकी सलाह पर यह निवेश किया गया था। और 2018 में जब उनके दोस्त जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे उस फंड के, जब उन्होंने उस फंड को छोड़ा तो उन्होंने सारा पैसा रिडीम कर लिया था। और ये उस वक्त की बात है जब वो सेबी के साथ नहीं जुड़ी थी। माधवी ने उसके 2 साल बाद सेबी एक मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया था, और वो एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, उसके तौर पर ही उन्हें सेबी में नियुक्त किया गया था। लेकिन उस वक्त जो भी तथ्य अभी सामने है, मैंने थोड़ी देर पहले जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रहे वेद जैन से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जो तथ्य हैं वो बहुत साफ हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अपने जो ताज़ा एलिगेशंस लगाए हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज से ये साबित नहीं कर पाया है कि किसी भी तरह का क्विड प्रो को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फायदा पहुंचाने की कोशिश माधवी बुच ने की हो इस मामले में किसी भी निजी कंपनी को। ऐसा नहीं है। एक निजी नागरिक के तौर पर हम और आप निवेश करते हैं, और उस वक्त शायद वो भी नहीं जानती थी कि आगे चलकर वो सेबी ज्वाइन करने वाली हैं, और उस फंड से 2018 में ही वो हट गई थी। और उस फंड ने अदानी ग्रुप में कहीं पर निवेश किया हो, इसके भी कोई सबूत नहीं है, ये भी साबित नहीं होता, इसके भी कोई तथ्य हिंडनबर्ग ने नहीं किया है। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि देखिए, हिंडनबर्ग जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, अगर वो इस तरह के बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगाती है तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, मार्केट पर, स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी पर पड़ता है। और ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, जो स्टॉक मार्केट है उसमें सेंटिमेंट को कमजोर किया जाए, क्योंकि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों का असर सेंटिमेंट पर भी पड़ सकता है। और इसलिए देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी सामने आई है नगमा, कि शोकॉज नोटिस 27 जून को हिंडनबर्ग को जारी किया गया था, और उस शोकॉज नोटिस में बहुत स्पष्ट आरोप थे हिंडनबर्ग पर। इसमें 3 आरोप थे। पहला कि हिंडनबर्ग ने सेबी एक्ट जो है, सेबी कानून का उल्लंघन किया है। दूसरा, सेबी ने अपनी जांच में यह भी पाया था कि सेबी की जो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन है, इसका भी उल्लंघन किया हिंडनबर्ग ने। इसमें यह भी कहा गया कि सेबी की जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस हैं, इसका भी हिंडनबर्ग ने उल्लंघन किया था। और शोकॉज नोटिस में ये जवाब मांगा गया था हिंडनबर्ग से कि पिछले कुछ महीनों से जो लगातार आप तथ्य रखते रहे हैं उसकी बहुत विस्तार से जांच की गई, और जांच में आपको इन 3 कानूनों और रेगुलेशंस का दोषी पाया गया है, और आपको इस पर अपनी बात, अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए। 1.5 महीना हो चुका है, हिंडनबर्ग ने सेबी के शोकॉज नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। ये बात माधवी बुच और उनके पति ने भी अपने स्पष्टीकरण में कहा है। और जवाब न देने की जगह अब वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। जिस फंड का जिक्र किया गया है, मैं दोबारा ये कहता हूं, 2015 में माधवी बुच और उनके जो पति हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है। उस वक्त वो सिंगापुर में रहते थे। एक निजी फंड का जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर था वो उनका दोस्त था, उसके सलाह पर उन्होंने ये निवेश किया। 2018 में उन्होंने अपने फंड को रिडीम कर लिया था, और किसी भी तरह से उस दौरान अदानी ग्रुप से जुड़ी किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का निवेश इस फंड के जरिए किया गया हो, इसका कोई तथ्य नहीं है। इसकी कोई भी जानकारी या दस्तावेज हिंडनबर्ग ने सार्वजनिक नहीं किया, और इस आधार पर कोई भी आरोप लगाना बहुत गलत होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले में, और लगातार हमने देखा है कि जनवरी 2023 के बाद से ही 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हिंडनबर्ग ने लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, पर जब उनसे सवाल जवाब हुआ है, जब मामले की जांच हुई है, तो कोई भी तथ्य जो है वो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। और इससे कई सवाल खड़े होते हैं नगमा, जो सवाल आपने पूछा था कि क्या एक कोशिश की जा रही है इन आरोपों, इन रिपोर्टों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की, स्टॉक मार्केट में जो सेंटिमेंट है, मार्केट सेंटिमेंट है, उसको कमजोर करने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप एक जांच एजेंसी जो आपके खिलाफ जांच कर रही है, जब आप उल्टे उसके ऊपर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाते हैं, तो इससे आपकी मंशा पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कोई तथ्य आपने सार्वजनिक नहीं किया है जिससे आपके आरोप साबित होते हो। जी नगमा जी,
हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका। आपने सही जानकारी दी हमें विस्तार में कि किस तरह से आरोप कोई साबित नहीं हो रहे हैं, तथ्य नहीं है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार, और जो एजेंसी जांच कर रही है उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट, इसके तमाम आरोपों को खारिज कई तरफ से किया गया है, IIFL ने भी इसे खारिज किया है।